चलो भाई एनालिसिस का पूछ रहे लोग, एनालिसिस का बता देते हैं। ये गलती देखो एनालिसिस में ना जो मैं भी करता था वो ये क्या होता था, मुझे एनालिसिस का मतलब क्या लगता था कि मॉक देने के बाद ना अपने मार्क्स वगैरह को देखना होता है कि कितने मार्क्स आए हैं, कितने गलत हुए हैं, क्या हुआ है। उसको एनालिसिस नहीं बोलते। जो एनालिटिक्स एनालिसिस में आता है वो नहीं होता है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब ही मैं अलग समझता था। मैं यही सोचता था कि मॉक खत्म होने के बाद जो पूरी चीज पूरा पेज आ जाता है उसको देखना होता। उसको कुछ नहीं देखना होता। वो क्या बताएगा यार आपको? वो आपको क्या बताएगा कि आपकी क्या लैक कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वो तो बस ये बता देगा हाँ आपकी ये टॉपिक में आप वीक हो। अच्छा, तो वो तो हमको हमको ज्यादा पता है ना भाई, तभी छोड़े हैं। अगर कोई क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं तो मतलब मुझे पता ही नहीं है, मुझे नहीं आता, तभी तो मैं छोड़ा हूं। तो वो क्या बताएगा जो हम बता सकते हैं। तो एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। मॉक एनालिसिस ये मैं बताया हुआ हूं, पुराने स्टूडेंट को पता होगा, तो थोड़ा सा आप लोग सब्र रख लेना, पेशेंस रख लेना। 5 मिनट में ही बता दूंगा, उसके बाद फिर दूसरे टॉपिक उस पे चलेंगे, दूसरे डाउट पे। मॉक एनालिसिस के 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 होता है, इसको ना सब उल्टा करते हैं, हमेशा उल्टा करते हैं। क्या करते हैं? स्किप वाले क्वेश्चन को वो सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद फिर जिसमें टाइम ज्यादा लगा उसको देखते हैं। हाँ, जिसमें टाइम ज्यादा उसको देखते हैं, और उसके बाद लास्ट में वो देखते हैं जो गलत हो गए क्वेश्चन। या फिर क्या करते हैं, स्किप वाले देखते हैं, फिर रॉन्ग वाले देखते हैं, फिर टाइम वाले देखते हैं। मतलब स्किप वाले सबसे पहले देखते हैं कि मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिए थे, तो चलो इसको मैं बना के देखता हूं। ऐसा बहुत लोग करते हैं जो भी रिपीटर्स होंगे। तो ये गलत चीज है ना भाई। आप खुद सोचो, जो क्वेश्चन आपने मॉक बनाते समय छोड़ा तो कुछ सोच के छोड़ा होगा। कुछ तो आपके ऐसे दिमाग में आया होगा ना। जैसे मान लो ब्लड रिलेशन वाला एक कोई पजल आ गया, मेंस का एग्जाम आप दे रहे थे, मॉक दे रहे थे, आपने ब्लड रिलेशन वाला पजल को छोड़ दिया, ठीक है? तो कुछ सोच के छोड़े होगे ना कि यार हाँ ये मुझसे नहीं बन पाता है इसलिए मैं छोड़ा हूं। तो उसको सबसे पहले देख के आप क्या एनालिसिस कर लोगे? वो तो आपको पता ही है कि भाई आपने वो छोड़ा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी का अर्थमेटिक वीक है, तो वो अर्थमेटिक को स्किप करके पहले डीआई और ये सब चीजें बना लेते हैं। तो आपको तो पता है ना आपने क्यों स्किप किया है, क्योंकि आपको उससे ज्यादा बेहतर दूसरी चीजें लग रही है, आप उनको पहले करना चाह रहे थे। यही यही बात है, आपको पता है वो चीज, तो उसको आप पहले देखकर क्या साबित कर लोगे, या क्या सीख जाओगे, या क्या सुधार लोगे? इसीलिए इसका जो पैटर्न है ये चेंज करना होता है। और जिस दिन आप ये पैटर्न चेंज करके एनालिसिस करोगे, आपको आपके मार्क्स बढ़े हुए नजर आएंगे। ये मैं हमेशा बताता हूं, हर बैच में बताता हूं, हर कोर्स में बताता हूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है कि सबसे पहले आपको अपने रॉन्ग क्वेश्चंस को देखना है। उसके बाद आप जो मर्जी देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी के दो से तो फर्क ही नहीं पड़ता, इससे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। इससे कैसा फर्क पड़ता है ये एग्जांपल भी एक दे देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि एनालिसिस से क्या करना है, कैसे करना है। अगर मान लो कि आपने अटेम्प्ट किए हैं 60, ठीक है, आपके रॉन्ग हो गए हैं इसमें से 12, तो मार्क्स आपके कितने आएंगे? 60 अटेम्प्ट आपने किए, आपके 12 गलत हो गए, तो 12 की -3 हो गई, मतलब आपके मार्क्स आ गए 45। तो अब जो बच्चे बोलते हैं कि सर मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही, मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही, मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही, स्पीड आपकी 60 की है। स्पीड आपकी 60 की है, आपको स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसमें से 8 क्वेश्चन भी अगर गलत नहीं करते, 8 क्वेश्चन आपके गलत नहीं हुए होते, तो क्या होता? नंबर कितने होते? अगर ये रॉन्ग जो है ये सिर्फ 4 रह जाते, तो आपके मार्क्स कितने हो जाते? पहले कितने थे? फर्क देखो, आप सिर्फ इस चीज का फर्क देखो। खुद समझदार हो यार आप लोग, बड़े बच्चे हो, छोटे बच्चे होने, ग्रेजुएशन या तो होने वाला या तो हो चुका है। 45 नंबर से सीधा 55 पे, सीधा 10 नंबर आपके बढ़ गए। क्या आपको स्पीड बढ़ाने की जरूरत पड़ी? नहीं, स्पीड आपकी जितनी थी उसी में आपके 10 नंबर बढ़ गए। गलती कहां हो रही थी? एक्यूरेसी पे। तो जिस दिन आप अपनी एक्यूरेसी पे काम करना चालू कर देते हो, आप ऑलरेडी स्पीड अपनी बढ़ा चुके हो। ऑलरेडी आप अपनी स्पीड बढ़ा चुके हो, आपको अलग से और स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो अपनी गलतियों पे थोड़ा सा फोकस करो। सबसे ज्यादा गलतियां किसमें होती है? इंग्लिश में होती है। सुधारो उसको। जब तक नहीं सुधारोगे स्पीड नहीं बढ़ेगी। मैथ्स और रीजनिंग में तो गलती होनी ही नहीं चाहिए। एक आध दो क्वेश्चन की गलती माना जाता है कि हाँ चलो हो जाती है। मेरे से अभी गलतियां हो जाती है कि इतने साल हो गए मेरे को अब पढ़ाते पढ़ाते, और प्रैक्टिस छूटे हुए। जब मैं एग्जाम देता था मैथ्स रीजनिंग में मेरी कोई गलती नहीं होती थी, एक आध हो गई तो हो गई।
हमेशा मेरे फुल में मार्क्स रहते थे। जो रीजनिंग की अगर मैं बात करूं 35 है तो 32 33 34 के अप्रॉक्स ही रहेंगे, क्योंकि अप्रॉक्स बनते भी उतने ही थे। किसी में फुल बन जाते थे, किसी में 33 बनते थे, किसी में, क्योंकि वो वाला मैं छोड़ देता हूं, कौन से मीनिंगफुल वाले, वो आपको भी छोड़ना है, उसमें एक्यूरेसी के चांसेस अच्छे नहीं है। तो आप इस चीज को अप्लाई करिए, फायदा मिलेगा आपको। नेगेटिव होता है, मेरा भी होता था इंग्लिश में, मेरे माइनस में मार्क आते थे शुरुआत में। धीरे धीरे जब मैं रीडिंग स्टार्ट किया, मैं इसलिए बोला ना आपको 15 मिनट की रीडिंग स्टार्ट कर दो मेरे कहने पे, 2 महीने बाद आके मुझे बताना क्या फर्क भी रहा। लेकिन वो 2 महीने रेगुलर रहने चाहिए, बीच में एक भी दिन का गैप नहीं आना चाहिए। कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर आप तो रीजनिंग के टीचर हो, फिर आप इंग्लिश के लिए बता रहे हो और क्वांट के लिए बता रहे हो, क्या ये चीजें काम आएगी? हाँ आएगी, क्योंकि ये चीजें मैंने क्वालिफाई की है ना, तभी तो बैंक एग्जाम क्वालिफाई किया, नहीं तो कैसे किया। एक वो बंदा जो जो एग्जाम क्वालिफाई करता है ना, वो चारों सब्जेक्ट में माहिर होता है, तभी वो कर पाता है। आप एक सब्जेक्ट को भी अगर वीक छोड़ दोगे, आपका पेपर नहीं निकलेगा। एटलीस्ट एवरेज तो आपको होना ही पड़ेगा। आप एक भी सब्जेक्ट को ढील दे दोगे ना कि यार चलो इस सब्जेक्ट को मैं छोड़ देता हूं, मेरे से यही गलती हो रही थी। इंग्लिश को मैं सोचता था चल यार बस इसमें कट ऑफ निकल जाए, और उस चक्कर में मेरा निकलता ही नहीं था पेपर, क्योंकि ओवरऑल मार्क्स भी तो हमको चाहिए ना। सिर्फ एक सब्जेक्ट में कट ऑफ निकाल लोगे तो दूसरे में कितना ही बढ़ा लोगे आप। आपको चारों सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तब आपका पेपर क्वालिफाई होगा।